Hello everyone, today we will study one more property of integers. तो आज हम GCD के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि GCD होता क्या है। तो GCD हम देख रहे हैं, उसके लिए हम दो नॉन जीरो इंटीजर्स a और b फिक्स कर लेते हैं। सपोज डेफिनेशन के लिए एन इंटीजर d विच इज़ पॉजिटिव इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b। a एंड b का वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तब होगा जब वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। डैट मीन्स d जो है वो a और b का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। डैट मीन्स d शुड बी अ कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ c इज अ नॉन जीरो इंटीजर सच दैट c डिवाइड्स a, c डिवाइड्स b। मतलब अगर कोई और हमारे पास इंटीजर आ जाता है जो a और b को डिवाइड करता है, मतलब a और b का अगर कोई और डिवाइज़र है हमारे पास, देन c डिवाइड्स d, तो वो डिवाइज़र हमेशा d को डिवाइड करेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई a और b का कॉमन डिवाइज़र है हमारे पास तो वो जो है d को डिवाइड करेगा। मतलब d जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि d कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए दोनों का। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो d है शुड बी ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दी कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी। मतलब डी जो होना चाहिए वो ए और बी का सबसे बड़ा डिवाइज़र होगा, तो वो कहलाता है जीसीडी। और वी यूजली हम जीसीडी को जो है इस नोटेशन से डिनोट करते हैं कि जी जो है वो जीसीडी है ए और बी का। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, अगर हमसे देखा जाए कि 4 और 6 का जीसीडी क्या है, तो हमें क्या करना है, 4 और 6 के हम फैक्टर्स करते हैं। यूजुअली हमने स्मॉलर क्लासेस में देखा है कि कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले उनके फैक्टर्स कर लेते हैं 2 और 3। अगर हम यहाँ से देखें तो जीसीडी जो होगा वो जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है दोनों इंटीजर्स का। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, अगर दोनों में कॉमन अगर हम देखें डिवाइज़र 2 है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है। क्या 2 के अलावा कोई और डिवाइज़र हो सकता है जो दोनों को डिवाइड करेगा? वो ऐसा है नहीं। यहाँ पे 1 हो सकता है, बट 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हमें लेना है ग्रेटेस्ट। तो जीसीडी जो होगा वो होगा 2। अब हम एक और बात यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि जो जीसीडी है वो ए और बी के साइन पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, नोट दैट जीसीडी डज नॉट डिपेंड on the sign of A and B। A और B के साइन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि ये जो A और B का GCD होगा वही GCD होगा -A और B का, वही GCD होगा A और -B का, और वही GCD होगा -A और -B का। जैसे हमने अभी देखा था 4 और 6 का जीसीडी वो आया था 2। आप चेक कर सकते हो, -4 और 6 का जीसीडी भी यही रहेगा, 4 और -6 का जीसीडी भी यही रहेगा, और -4 और -6 का जीसीडी भी यही रहेगा। हमें क्या करना है, उन ए और बी के बस हमें जो डिवाइज़र्स होते हैं, क्योंकि अगर हम -4 की बात करें तो -4 के डिवाइज़र्स क्या क्या हो सकते हैं, -1 भी होगा, -2 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। लेकिन हमें जो लेना होता है वो सबसे बड़ा डिवाइज़र लेना होता है। तो बड़ा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई डिवाइज़र उसका नेगेटिव में है तो वो सेम पॉजिटिव में भी उसका डिवाइज़र होगा। और हमें डिवाइज़र्स जो लेना है वो लेना है लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो हम नेगेटिव की बात ही नहीं करते, तो हम पॉजिटिव ही देखते हैं। तो साइन जो होता है वो मैटर नहीं करता जीसीडी केस में। हम चाहें तो इसका प्रूफ देख सकते हैं, कोई भी 2 हम ले लेते हैं और बाकी के जो बचेंगे उनका प्रूफ भी सिमिलर वे में हो सकता है। तो लेट हम चलो ये दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। तो लेट D1 हमने जीसीडी ले लिया A और B का, एंड D2 हम जीसीडी ले लेते हैं -A और B का। हम ये करना चाह रहे हैं कि जो D1 है और D2 है वो सेम है। D1 और D2 को अगर हमें दिखाना है तो इट इज़ एनफ टू शो डैट अगर हमें दो इंटीजर्स को प्रूव करना है इक्वल, तो हम कैसे दिखाते हैं? हम ये दिखा सकते हैं कि जो D1 है वो D2 को डिवाइड करता है, और जो D2 है
वो D1 को, अगर वो दो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो उससे इसका मतलब यही है कि वो दोनों इंटीजर्स बराबर हैं। तो हम भी ये प्रूफ करेंगे कि वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो उससे फिर ये हो जाएगा कि D1 इज सेम एज D2। तो अगर हम देखें D1 जो है वो है GCD है A और B का, A और B का GCD है, इसका मतलब ये है कि जो D1 है वो डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र A और B का। डैट मीन्स D1 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा और D1 जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। जब D1 A को डिवाइड कर रहा है, D1 B को भी कर रहा है, तो D1 माइनस A को भी करेगा, D1 माइनस A को भी कर रहा है और B को भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो D1 है वो माइनस A और B के GCD को भी डिवाइड करेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ GCD, D1 माइनस A माइनस B माइनस A और B का जो GCD है वो हम ले रहे हैं D2। इसका मतलब जो D1 है वो D2 को डिवाइड करेगा। इन अ सिमिलर वे अगर हम देखें D2 जो है वो GCD है माइनस A और B का। अब D2 जो है वो GCD है माइनस A और B का, इसका मतलब जो D2 है वो डिवाइड करेगा माइनस A को और D2 जो है डिवाइड करेगा B को। मतलब क्योंकि D2 GCD है माइनस A और B का, इसका मतलब D2 जो है वो कॉमन डिवाइज़र है माइनस A और B का, मतलब वो दोनों को डिवाइड करेगा। जब D2 माइनस A को डिवाइड कर रहा है तो D2 जो है वो A को भी करेगा और D2 B को तो करता ही करता है। अब D2 A को भी डिवाइड कर रहा है, D2 B को भी डिवाइड कर रहा है, तो A और B का GCD क्या है? D1। और GCD की डेफिनेशन ये कहती है कि जो A और GCD है वो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, मतलब अगर कोई और कॉमन डिवाइज़र है हमारे पास A और B का तो वो हमेशा उनके GCD को भी डिवाइड करेगा। तो डैट मीन्स D2 जो है वो A और B के GCD को भी डिवाइड करेगा, मतलब D1 को भी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो D1 है वो D2 को भी डिवाइड कर रहा है और D2 D1 को भी डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों कंडीशन मिलके इम्प्लाई ये करेंगी कि D1 इज सेम एज D2। इसी वे से हम ये दिखा सकते हैं कि इन दोनों का GCD सेम है, इन दोनों का GCD सेम है, इसका मतलब इन सभी का GCD जो है सेम है। GCD साइंस पर डिपेंड नहीं करता, साइन पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम GCD के एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो विच प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो GCD की, और उसका प्रूफ जो है बेसिकली वो एप्लीकेशन होगी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इनफैक्ट उसमें हम डिवीज़न एल्गोरिथम का भी यूज़ करेंगे, तो वो डिवीज़न एल्गोरिथम की भी एप्लीकेशन होगी और वो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। For two non-zero integers A एंड B, A और B हमने दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ले रहे हैं, उनके लिए हमारे पास देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स S, दो इंटीजर्स मिलेंगे, से S और T हम उनको कह लेते हैं, सच डैट जो A और B का GCD होगा वो A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी GCD की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कहती है कि जो अगर हम A और B के GCD की बात कर रहे हैं तो उसको हम हमेशा A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और लीनियर के लिए जो यहाँ पे मल्टीपल्स आएंगे वो इंटीजर्स ही होंगे। सो डैट मीन्स A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसके GCD को लिख सकते हैं। मोरेओवर अब हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसा सबसे छोटा एक्सप्रेशन होगा जो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मोरेओवर GCD इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ दिस फॉर्म।
मतलब अगर हम ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो उसमें सबसे छोटा जो लीनियर इंटीजर आएगा स्मॉलेस्ट वो जीसीडी आएगा। उसके बाद अगर आप और कुछ भी लेना चाह रहे हैं एसओटी को तो हो सकता है वो जीसीडी से बड़े ही आएंगे। बेसिकली वो जीसीडी के मल्टीपल ही आते हैं ज़्यादातर। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम अगर देखें कि हमने देखा था कि 4 और 6 का जो जीसीडी है वो 2 आता है, तो 2 को हम 4 और 6 का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1, मतलब s हमने ले लिया -1 और t को अगर हम ले लेते हैं 1, तो आप देखो तो 6 में से 4 गया तो वो होता है 2 जो एक्सप्रेशन है। क्या ये s और t यूनिक होते हैं? ये भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नोट डैट S and T आर नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं होते। आप सेम जीसीडी के लिए SO2 डिफरेंट SOT भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको अगर आप सोल्व करो तो आपको जीसीडी मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 4 के साथ सपोज हम 5 ले लेते हैं, 4 5 से 20 और 6 के साथ हम -3 ले लेते हैं, तो 4 5 से 20 में से 18 गया तो आपको मिला 2। और यहाँ पे हमने S क्या लिया है, S हमने यहाँ पे 5 लिया है और T हम यहाँ पे -3 ले रहे हैं। तो ये डिफरेंट SOT एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक नहीं होता, मतलब SOT डिफरेंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस हम इस थ्योरम से यही कहना चाह रहे हैं कि ए और बी के जीसीडी को आप ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, SOT डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ऐसे SOT ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। वो उस थ्योरम का प्रूफ है, ये थ्योरम कहती है। चलिए अब इस थ्योरम का प्रूफ हम देख लेते हैं। To prove this theorem, let us consider a set। एक सेट हम कंसिडर कर लेते हैं S, जिसमें कि हम एलिमेंट्स ले रहे हैं AM प्लस BM फॉर्म के, जहाँ पे M एंड N आर इंटीजर्स हैं, और वो हम इंटीजर्स इस तरीके से ले रहे हैं कि ये जो फाइनल आंसर आ रहा है सच डैट AM प्लस BN, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम सोल्व करेंगे ये पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब हम वो इंटीजर्स यहाँ पे लिखेंगे सच डैट AM प्लस BN अगर हम सोल्व करें तो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब हम पहला क्लेम तो ये कर रहे हैं कि ये जो S है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। S इज नॉन एम्प्टी। क्या S नॉन एम्प्टी है? ऑफ कोर्स S नॉन एम्प्टी है, आप चेक कर सकते हो। इफ फॉर सम M और N AM प्लस BN इज़ नेगेटिव। सपोज आपके पास कोई एक ऐसा M है और कोई ऐसा N है, मतलब कोई वैल्यू है सच डैट ये जो एक्सप्रेशन आप सोल्व करते हो AM प्लस BN वो नेगेटिव आ जाता है। देन अब अगर आप इसी एक्सप्रेशन में -M ले लेते हो और N को आप -N ले लेते हो, मतलब आप पूरी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसका साइन चेंज होके ये आपको 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इस केस में जो A -M और B -N है वो एलिमेंट S का हो जाएगा। अगर तो ये M और N ऐसा मिल ही जाए कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाए तो S नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक एलिमेंट मिल गया। बट अगर नेगेटिव आपको M और N इस तरह से मिले जा रहे हैं कि वैल्यू नेगेटिव है, तो आप जो आप M और N ले रहे हो उनकी जगह आप -M और -N लोगे तो आपको एक्सप्रेशन वो उल्टा मिल जाएगा। मतलब वो आपको नेगेटिव मिल रहा था तो वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे ही वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिला इसका मतलब वो एलिमेंट S में चला गया, तो आपको S में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, तो इसका मतलब S जो हो जाएगा नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो ये क्लेम है कि S जो है नॉन एम्प्टी है। सो अगर आप वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में देखा था, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन्स अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मतलब कि कोई सेट नॉन एम्प्टी है और उसके सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं तो उसके पास हमेशा एक छोटा एलिमेंट होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो S को अगर हम देखें नॉन एम्प्टी भी है, उसके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव भी हैं, तो डेट मीन्स बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हमें ये मिलेगा कि S के पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि S नॉन एम्प्टी है। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल
S has a smallest element से S के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, वो हम मान लेते हैं D S का स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लेते हैं। और क्योंकि S के सारे एलिमेंट इसी फॉर्म के थे तो D की भी फॉर्म कुछ ऐसी होगी, तो वो हमने फिक्स कर ली। D हमारे लिए AS प्लस BT ले लेते हैं, वेयर SOT इंटीजर्स हैं, Z सेट ऑफ इंटीजर्स। वेल लोडिंग प्रिंसिपल यहाँ पे इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि S जो है नॉन एम्प्टी है और S के सारे एलिमेंट ही पॉजिटिव हैं। और वेल लोडिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो उसके पास हमेशा एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। तो इसलिए हमारे पास S में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया और उसको हम T से डिनोट कर रहे हैं। और क्योंकि उसके एलिमेंट्स की फॉर्म इस तरीके की है तो D भी इसी फॉर्म का होगा और S और T जहाँ पे इंटीजर्स होंगे। अब हम क्लेम ये कर रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट D आया है वही GCD है A और B का। अब GCD होने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना होता है? पहली बात तो हम ये प्रूफ करेंगे that is D is a common divisor of A and B। कॉमन डिवाइजर मतलब D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा और D जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूफ करना है पहला, फर्स्ट केस। और सेकेंड हम ये प्रूफ करेंगे कि जो D है वो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो D जो है फिर वो GCD हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम ये प्रूफ करेंगे जो D है वो कॉमन डिवाइजर है A और B का। तो चलिए प्रूफ करते हैं। मतलब D जो है A को डिवाइड करेगा, D जो है A के फैक्टर में आएगा। तो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम जो कि हमने लास्ट क्लास में प्रूफ की थी, A को अगर हम D से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर को अगर हम नॉन ज़ीरो इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ हमें कोशेंट और कुछ हमें रिमाइंडर मिलता है। तो वो हम कोशेंट Q ले लेते हैं और रिमाइंडर R ले लेते हैं। A इज इक्वल्स टू DQ प्लस R, वेयर Q और R जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन R जो होता है सच डैट रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं D से उससे वो स्ट्रिक्टली लेस देन होता है। ये कंडीशन होती है डिवीज़न एल्गोरिथम की कि अगर हम A को D से डिवाइड करेंगे तो हमें Q एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नाउ इफ़ R अगर 0 हो जाता है, R अगर 0 हो जाए, R 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो पहला केस हम ये ले लेते हैं कि जब R 0 है, जब R 0 है तो A हो गया D इंटू Q। इसका मतलब ये हो गया जो D है वो Q के फैक्टर में है, तो डैट मीन्स D जो है वो A को डिवाइड करेगा। वी आर डन। इस केस में हमने ये दिखा दिया है कि जो D है वो A को डिवाइड कर रहा है। हमें यही दिखाना था कि जो D है वो A का डिवाइज़र है, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो R है वो 0 ना हो, मतलब 0 से बड़ा हो, तो उस केस में क्या होगा? नाउ इफ़ R इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो हमें ये दिखाना है कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें ये दिखाना है ना D A को डिवाइड करता है। अगर ये केस पॉसिबल ही नहीं हुआ तो इसका मतलब R को 0 होना पड़ेगा, और R अगर 0 हो जाता है तो उस केस में D A को डिवाइड कर ही देता है, तो उस केस में तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो बस हमें ये वाला केस दिखाना है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अगर R 0 से बड़ा होता है तो यहाँ से अगर हम देखें तो R क्या है? A माइनस DQ, और D की वैल्यू क्या थी? इसको हम 1 लिख लेते हैं, AS प्लस BT बाय 1 से। A को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस S इसके साथ आ जाता है, प्लस B और माइनस T। ये है R का एक्सप्रेशन। R जो है A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन है और इस टाइप के एलिमेंट्स S में आते हैं तब जब वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और हमें पता है R जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है R वो चला गया S में, लेकिन R 0 से बड़ा है, D से छोटा है, और R जो है वो S में चला गया, और S का सबसे छोटा एलिमेंट क्या था? D, लेकिन S के अंदर हमें D से भी छोटा एलिमेंट मिल गया, वो कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन।
इसका मतलब ये वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आर हमेशा ज़ीरो होगा, आर हमेशा ज़ीरो होगा, तो डी ए को डिवाइड करेगा, तो ये प्रूफ हो गया। इन अ सिमिलर वे हम ये दिखा सकते हैं कि जो डी है वो बी को डिवाइड करता है। अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम से यहाँ ए की जगह हम बी लेंगे, फिर कोई क्वेश्चन क्यू मिलेगा और रिमाइंडर आर मिलेगा, और इसी तरह से हम ये दिखाएंगे कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होगा। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि जो डी है वो कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का। अब हम ये दिखाएंगे जो डी है वो लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब अगर कोई और कॉमन डिवाइज़र ए और बी का मिलता है तो वो हमेशा डी को डिवाइड करेगा, मतलब वो डी से हमेशा छोटा रहेगा। नाउ सेकेंड, डी इज़ द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं लेट सी बी अनदर कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कोई और कॉमन डिवाइज़र ले लेते हैं, मतलब सी ए को डिवाइड कर रहा है और सी बी को भी डिवाइड कर रहा है। ये हमने ले लिया, सी ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए को आप लिख सकते हो सी इंटू सम इंटीज़र एम ना लिख के पी लिख लेते हैं, एंड आप बी को लिख सकते हो सी इंटू सम इंटीज़र से क्यू, वेयर क्यू एंड पी बिलोंग्स टू इंटीज़र। क्योंकि सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को भी डिवाइड करता है, तो सी जो है वो ए के मल्टीपल में भी ए के फैक्टर में आएगा, सी बी के फैक्टर में भी आएगा। तो आप वन से देखो, अगर वन में आप ए की और बी की वैल्यू पुट करो तो आप ए को डी हो जाएगा सी इंटू पी इंटू एस, और बी हो जाएगा सी इंटू क्यू इंटू टी। सी यहाँ से कॉमन आउट आएगा, आपको मिलेगा पी एस प्लस क्यू टी। इसका मतलब सी जो है वो डी के फैक्टर में आ गया है, इस डैट मीन्स सी जो है वो डी को डिवाइड करेगा। तो अगर आप कोई और कॉमन डिवाइज़र ए और बी का ले लेते हो तो उससे आपको वो हमेशा डी से छोटा होगा, क्योंकि वो हमेशा डी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब डी जो है वो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो डी कॉमन डिवाइज़र भी हो गया और डी जो है सभी कॉमन डिवाइज़र्स में बड़ा भी हो गया, तो डी जो है वो ए और बी का जीसीडी हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम ये कहती है कि जीसीडी, अगर आप ए और बी का जीसीडी है तो उसको आप ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट हम इसी का स्पेशल केस ले लेते हैं कि जब दो इंटीजर्स का जीसीडी 1 होता है तो उन इंटीजर्स को क्या कहते हैं। बेसिकली वो दो इंटीजर्स को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम, या हम कहते हैं कि वो इंटीजर्स को प्राइम है। ये वर्ड बहुत ही यूज़ होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, if GCD of A and B is 1, then A and B are said to be relatively prime or co-prime। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स और को प्राइम इंटीजर्स, ए और बी यहाँ पे हम नॉन जीरो इंटीजर्स ले रहे हैं, तभी हम उनके जीसीडी निकाल पा रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं स्पेशल केस है ये, क्योंकि जीसीडी जो है हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं। तो अगर दो इंटीजर्स का जीसीडी 1 होता है तो उन इंटीजर्स को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि 4 और 3 का अगर हम जीसीडी फाइंड कर रहे हैं तो वो होता है 1। इसका मतलब ये हो गया 4 एंड 3 जो है आर को प्राइम, ये दोनों इंटीजर्स को प्राइम है। और आप देखते हो 4 और 6 का जीसीडी वो आता है 2, इसका मतलब 4 और 6 को प्राइम नहीं है। जो हमने भी प्रीवियस थ्योरम की थी उससे ये आ जाता है कि अगर जीसीडी, अगर हम दो इंटीजर्स के जीसीडी की बात कर रहे हैं तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ए और बी का अगर जीसीडी 1 है तो 1 को हम ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। लेकिन क्या उस थ्योरम का कन्वर्ट्स ट्रू है? तो प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्ट्स ट्रू नहीं होता, लेकिन अगर जीसीडी 1 हो तो कन्वर्ट्स भी ट्रू होता है। उसके लिए हम प्रूफ कर सकते हैं। तो कोरोलरी हम लिख लेते हैं,
two integers a and b are relatively prime if and only if there exist integers s and t such that their linear combination is 1। तो एक तरीके से इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये टू साइडेड प्रूफ है। अगर दो ए और बी रिलेटिवली प्राइम है तो हमें ऐसे इंटीजर्स एस और टी मिल सकते हैं सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 है। कन्वर्सली अगर हमें ए और बी के लिए दो इंटीजर्स इस तरह से मिल जाएं कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 आ जाए तो हम उससे ये प्रूव कर देते हैं कि ए और बी जो है रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। सपोज ए और बी जो है रिलेटिवली प्राइम है तो हमें दिखाना है कि दो इंटीजर्स ऐसे मिलेंगे एस ओ टी सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा। सपोज ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम्स। रिलेटिवली प्राइम है डेट इज ए और बी का जो जीसीडी है वो 1 है। नाउ बाय प्रीवियस थ्योरम देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। तो बाय प्रीवियस थ्योरम देयर एग्जिस्ट s and t belongs to integer such that as plus bt u1। तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा। नाउ कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। अब लेट s and t belongs to integer such that कि उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 1 है। अब हमें सो क्या करना है? सो ये करना है कि a एंड b जो है रिलेटिवली प्राइम्स हैं। रिलेटिवली प्राइम मतलब उनका जो जीसीडी है वो 1 है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं D जो है वो उनका जीसीडी है। A और B का जीसीडी हमने D मान लिया। तो D और B का जीसीडी है, इसका मतलब D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा और D B को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी है डेट मीन्स कॉमन डिवाइजर है A और B का। सो डेट मीन्स वी कैन राइट A एज D का कुछ मल्टीपल हम इसको लिख सकते हैं और B को भी D का कुछ मल्टीपल हम लिख सकते हैं। वेयर M और N जो है वो इंटीजर्स। यही तो मतलब है, D A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब D जो है A के फैक्टर में आता है, D जो है वो B के फैक्टर में भी आता है। तो अब हम A जो वैल्यू है इनको हम इसमें पुट कर देते हैं 1 में। नाउ बाय 1 जब हम A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और B की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अब हम यहाँ से D यहाँ से कॉमन लेंगे तो M S प्लस एन टी इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट D जो है वो 1 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब D हो गया 1। हैंस प्रूव्ड। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और मुझे